हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम प्लस टू का जो राजनीति विज्ञान का जो लेसन कर रहे थे, मौलिक अधिकार, नीतिदेश तत्व और मूल कर्तव्य है, उसके अंदर मौलिक अधिकार हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो नीति निर्देशक तत्व चल रहे थे। नीति निर्देशक तत्व, इनके अर्थ के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं संविधान के कौन से भाग 4 में, और इसका जो आर्टिकल आप पढ़ते हो वो 36 से 51 तक इसके आर्टिकल पढ़ते हो, अनुच्छेद पढ़ते हो। इनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने ये पढ़ा था, ये सरकार के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं, ये सरकार के लिए आचार संहिता के रूप में काम करते हैं। इन चीज़ों को भी हमने क्या कर लिया, इसको कंप्लीट पढ़ लिया था। उसके बाद हमने नीतिदेशक तत्वों को कुछ भागों में डिवाइड किया था। पहला हमारा था आर्थिक सुरक्षा से संबंधित, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो नीतिदेशक तत्व थे, उसके अंदर आपने आर्टिकल 39 पढ़ा, उसके अंदर आर्टिकल आपने 41 पढ़ा, उसके अंदर आर्टिकल 42 पढ़ा, उसके अंदर आपने आर्टिकल 43 पढ़ा। उसके बाद हमारा दूसरा था ग्रुप था, वो ये था सामाजिक और जो शिक्षा से संबंधित था, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित जो नीतिदेशक तत्व थे, उसके अंदर हमने आर्टिकल 44 पढ़ा। एक आर्टिकल हमने 45, 46, 47 और 48 का है। ये आर्टिकल हम पिछली क्लास में कर चुके थे, उसके जो क्लास लगी थी हमारी उसमें हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है जो नीतिदेशक तत्वों में, वो आता है आपका पंचायती राज, पंचायती राज। उसके बाद जो प्राचीन स्मारक है, प्राचीन स्मारक, और जो न्याय संबंधी, न्याय संबंधी जो नीतिदेशक तत्व है, नीतिदेशक तत्व यानी जो पंचायती राज से संबंधित जो हमारे नीतिदेशक तत्व दिए गए हैं। उसके बाद जो प्राचीन स्मारक से संबंधित है जो हमारा नीतिदेशक तत्व जो आर्टिकल दिया गया है, और न्याय संबंधी भी दिया गया है। इन तीनों की हम बात करते हैं इस ग्रुप के अंदर। देखो इसके अंदर आप एक तो पढ़ोगे, सबसे पहले पता होना चाहिए, एक तो पढ़ोगे आप आर्टिकल 40, एक आप पढ़ोगे आर्टिकल 49, 49 और एक पढ़ोगे आर्टिकल 50। यानी इसके अंदर आप 3 आर्टिकल पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 40 की। अनुच्छेद 40 आपको क्या कहता है? देखो अनुच्छेद 40 कहता है भी राज्य का यह कर्तव्य होगा या राज्य का यह उत्तरदायित्व होगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पंचायती राज को लागू करेगा या पंचायती राज संगठन को बनाएगा, ठीक है। पंचायती राज जैसे हमने ग्राम पंचायत से संबंधित है, उसको उसके संबंधित कानून बनाना, उसका इलेक्शन करवाना, यानी उसके पूरे संगठन की व्यवस्था करेगा, वो कौन करेगा? राज्य करेगा। ये आर्टिकल किस में है? 40 में है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं नीतिदेशक तत्व होते हैं वो राज्य के लिए एक पथ प्रदर्शक, एक आचार संहिता के रूप में काम करते हैं। तो उसके अंदर ये राज्य का कर्तव्य होगा क्योंकि राज्य से संबंधित है। राज्य कर्तव्य होगा भी वो क्या करेगा? राज्यों में पंचायती राज का गठन करेगा, उसके आधार पर इलेक्शन करवाएगा, यानी उसके आधार पर जो कानून है, जो व्यवस्था करेगा, वो कौन करेगा? राज्य करेगा। ये आर्टिकल 40 में दिया गया है। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल, उसके बाद आता है आपका 49। यह तो आपका पंचायती राज से संबंधित हो गया। आर्टिकल 50 आता है वो प्राचीन स्मारक से संबंधित है, यानी जो प्राचीन हवेलियाँ, जो दुर्ग होते हैं, जो प्राचीन रूप से जो हमारे पास जो चिन्ह मौजूद है, चिन्ह हैं जो दुर्ग के रूप में, किले के रूप में, और भी बहुत सी हवेलियाँ हैं और भी बहुत से ऐसे चिन्ह पड़े हैं जो प्राचीन स्मारक है, जो हमारे दर्शनीय हैं, ठीक है। तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? राज्य करेगा। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं भी जो स्मारक है प्राचीन, जो प्राचीन स्मारक है और जिनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, यानी उनको राष्ट्रीय महत्व का क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया। उनकी सुरक्षा का जो दायित्व है, उनकी सुरक्षा का जो दायित्व है वो किसका है? वो राज्य का है। ये आर्टिकल 49 कहता है। अभी जो प्राचीन स्मारक है, जितने भी हवेलियाँ, दुर्ग वगैरह जो भी हमारे यहाँ पर प्राचीन थे, उनको दर्शनीय है, उनकी सुरक्षा करनी है हमें, वो ख़त्म ना हो जाए। क्यों? अगर वो ख़त्म हो गए, खंडर हो गए, तो फिर हमारे जो प्राचीन जो याददाश्त है, जो प्राचीन जो हमारे यहाँ पर चले आ रहे हैं रीति रिवाज, वो तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो तो देख ही नहीं पाएगी। इसी कारण उनको क्या है, कुछ को राष्ट्रीय महत्व का, राष्ट्रीयता महत्व का घोषित कर रखा है संसद के द्वारा।
तो इनकी जो सुरक्षा का दायित्व है, उनकी जो सुरक्षा कर्तव्य है वो राज्य को सौंपा गया आर्टिकल 49 के तहत। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 50 की, ठीक है, अनुच्छेद 50 की। इसके अंदर क्या गया है, इसके अंदर न्याय संबंधी बात कही गई है। क्या कही गई है भी, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका व कार्यपालिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका का क्या किया गया है, पृथक्करण किया गया है, पृथक्करण किया गया है। भी न्यायपालिका और कार्यपालिका आपस में क्या रहेगी, पृथक पृथक रहेगी, क्योंकि कार्यपालिका का दबाव न पड़े न्यायपालिका पर, इसलिए बात कही गई है। क्योंकि अगर कार्यपालिका न्यायपालिका पर दबाव डालेगी, अपनी बात मनवाएगी, मनमर्जी से काम करवाएगी न्यायपालिका से, तो न्यायपालिका जो निष्पक्ष न्याय नहीं दे पाएगी, क्योंकि जो भी वो न्याय देगी वो कार्यपालिका के पक्ष में देना, उसको देना पड़ेगा। कहने का मतलब क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका इसके ऊपर दबाव होगा। इसी का न्यायपालिका को क्या रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। आप ये कह सकते हो इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका से क्या रखा गया है, स्वतंत्र, यानी दोनों को पृथक पृथक रखा गया है। आप ये कह सकते हो जैसे आर्टिकल 50 है तो हम कह सकते हैं 50-50। इसका मतलब आप याद कर सकते हो ट्रिक से भी, कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या कर दिया गया, अलग अलग दे दिया गया, अलग अलग इसको पृथक कर दिया गया। तो ये आपके पंचायती राज प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व आपके संविधान में लिखित संविधान में दिए गए हैं। तो क्या दिए गए, एक तो आर्टिकल 40 में राज्य क्या करेगा, कर्तव्य को पंचायती राज का गठन करेगा, उसके बाद उसका पूरा गठन करने, उसकी पूरी व्यवस्था करेगा वो राज्य करेगा। 49 में कहा गया जो प्राचीन स्मारक है जो राष्ट्रीय महत्व के घोषित हो चुके हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व किसका होगा, यानी वो खंडन ना हो जाए, उनकी मरम्मत करवानी, उनकी पूरी सुरक्षा का दायित्व राज्य का है, राज्य करेगा वो काम। 50 कहता है भी न्यायपालिका कार्यपालिका क्या करेगी, दोनों क्या है, पृथक पृथक है, अलग अलग। आप ये कह सकते हो, जैसे हम बोलते हैं इसको याद करने का, जैसे हम कह देते हैं ग्राम चालीसा, ग्राम चालीसा, यानी ये ट्रिक याद कर सकते हो। इसका मतलब ग्राम पंचायत से संबंधित जो आपका आर्टिकल है वो 40 है, ठीक है। ग्राम चालीसा यानी ग्राम पंचायत से संबंधित जो आपका आर्टिकल है, जो अनुच्छेद मिलता है आपके संविधान में, जो आपके सिलेबस में, वो कौन सा मिलता है, आर्टिकल 40 आपको प्राप्त होता है। ये हो गया आपका तीसरे नंबर का पंचायती राज आर्टिकल 40, प्राचीन स्मारक आर्टिकल 49 और न्याय संबंधी आर्टिकल 50। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम। उसके बाद आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय है, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व की बात हो रही है। और भारत क्या चाहता है, भारत पूरे विश्व में शांति स्थापित करना चाहता है, पूरे विश्व को सुरक्षा प्रदान करना चाहता है, ताकि पूरा विश्व सुरक्षित रहे, किसी प्रकार का डर ना हो, कोई दूसरा देश उस पर आक्रमण न करे, युद्ध न करे या उसका शोषण न करे। तो ऐसी स्थिति से संबंधित जो हमारा नीति निर्देशक तत्व दिया गया है वो आर्टिकल पढ़ते हो आप, आर्टिकल 51। ध्यान रखना आर्टिकल 51 में हमारी विदेश नीति है। क्या है, विदेश नीति। विदेश नीति होती है विदेशों के साथ जो हमारा संबंध होता है, भारत का अमेरिका के साथ, भारत का चीन के साथ, रूस के साथ, फ्रांस के साथ, जो हमारा दूसरे देशों के साथ जो हम संधि करते हैं, समझौता करते हैं, वो जो नीति होती है उसे हम बोलते हैं विदेश नीति, जो आर्टिकल 51 में है। और भारतीय विदेश नीति हमेशा कौन सी रही है, शांति की रही है। भारत पूरे विश्व में शांति स्थापित करना चाहता है, पूरे विश्व में सुरक्षा स्थापित करना चाहता है, जो किसी प्रकार का कोई दंगे ना हो, आतंकवाद वगैरह है या युद्ध की स्थिति है, आक्रमण की स्थिति है, इन सबको वो भारत क्या करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। पूरा देश, पूरा विश्व रहे वो सुरक्षित रहे, पूरे विश्व में कहीं भी अशांति स्थापित न हो पाए। और यही हमारा एक नीति निर्देशक तत्व है। भी राज्य क्या काम करेगा, राज्य ये काम करेगा वो पूरे विश्व के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा, उनको सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करेगा, ताकि उसको किसी प्रकार की हानि ना हो या कोई ऐसी स्थिति ना आए जिससे जान माल की हानि हो, यानी पूरे देश के अंदर उससे खतरा। क्योंकि देखो जब दो देशों के मध्य युद्ध होता है ना, तो पूरे विश्व को खतरा हो जाता है, क्योंकि कभी भी तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो सकता है और भारत नहीं चाहता भी तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो। इसलिए वो क्या करता है, पूरे विश्व में शांति स्थापित करना चाहता है, मिलजुल कर रहता है भाईचारे की तरह। वो कहता है अगर पूरा विश्व मिलजुल कर रहेगा ना तो सभी का विकास होगा, सभी की उन्नति होगी, ठीक है, और कोई मतलब पूरे विश्व में साथ में शांति भी स्थापित होगी।
ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी जो नीति देश तत्व है जो आर्टिकल 51 में दिया गया है, इसके अंदर आप लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल 51 है। इसमें कुछ बातें दी गई है, भारत कभी भी दूसरे देश पर कभी आक्रमण नहीं करता, पहले कभी आक्रमण नहीं करता भारत, और भारत हमेशा चाहता है भी पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। 3 नंबर में आप लिख सकते हो भारत पहले आक्रमण न करने की नीति अपनाता है, भारत कभी पहले आक्रमण नहीं करता, लेकिन अगर कोई दूसरा देश आक्रमण करेगा फिर हम उसका जवाब देंगे। ये हमारे आर्टिकल 51 में है। इसी कारण भारत ने पंचशील के समझौते किए थे, बहुत से ताशकंद का समझौता था, आप पढ़ोगे शिमला समझौता पढ़ोगे, यानी भारत ने हमेशा इस समझौते और मध्यस्थता के द्वारा, ध्यान रखना, भारत चाहता है अगर पूरे विश्व में कोई विवाद आ भी जाए तो उस विवाद को समझौते के द्वारा हल करना चाहिए, यानी मध्यस्थता के द्वारा हल किया जाना, मध्यस्थता के द्वारा हल किया जाना चाहिए, युद्ध के द्वारा नहीं, मध्यस्थता के द्वारा बैठकर बातचीत के द्वारा उसको हल किया जाना चाहिए ताकि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सके। ये हमारे आर्टिकल 51 में लिखा गया है। जो मैं बात कर रहा हूँ टोटल आर्टिकल 51 में लिखा गया है, पूरे विश्व में शांति स्थापित करनी है, पूरे विश्व के जो आंतरिक मामले होते हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करना, दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना, दूसरे देश के प्रति मान सम्मान रखना, दूसरे देश की सीमा का उल्लंघन न करना, ये टोटल बात है वो हमारे आर्टिकल 51 में दी गई है। भी हम दूसरे देशों के साथ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारा विवाद बने, ठीक है, और हमेशा चाहेंगे भी हम भी सुरक्षित रहे, दूसरा देश भी सुरक्षित रहे और पूरा विश्व सुरक्षित रहे और पूरे विश्व का क्या हो, विकास हो। ये होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित नीति देश तत्व जो आर्टिकल 51 है। देखो यहाँ तक हमने पढ़ा था भी नीति देश तत्व है वो आपके आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये पढ़ चुके हैं, यानी यहाँ तक आपके नीति देश तत्व कंप्लीट हो चुके हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। उसके अंदर आर्थिक सुरक्षा से संबंधित आपने पढ़े जितने आर्टिकल आपके दिए गए हैं, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो आर्टिकल दिए हैं वो आपने पढ़ लिए, पंचायती राज जो प्राचीन स्मारक है और न्याय संबंधी जो आर्टिकल दिए हैं वो आपने पढ़ लिए, और जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित जो आर्टिकल है अनुच्छेद है वो आपने पढ़ लिए। ये आपके नीति देश तत्व कंप्लीट हो चुके हैं। इससे संबंधित नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। जो नीति देश तत्व इनका महत्व क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है। देखो नीति देश तत्वों का बहुत ज़्यादा महत्व, आप बता सकते हो ये राज्य के लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। पहला तो महत्व यही है, ये राज्य को बताता है क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करना है ताकि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, ठीक है, यानी राज्य के लिए है ये। और राज्य अगर इसके अकॉर्डिंग चलता है, क्यों, क्योंकि ध्यान रखना इसके पीछे नीति देश तत्व होते हैं ना, इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है, जनमत की शक्ति, जनता की शक्ति होती है। यदि वो कोई भी सरकार नीति देश तत्वों को लागू नहीं करती या उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती तो आने वाले 5 साल के अंदर बाद क्या करेगी, जनमत उसको वोट नहीं देगी, मत नहीं देगी, जनमत उसके साथ नहीं होगी तो उसकी सरकार गिर जाएगी। तो इसका मतलब इनके पीछे शक्ति होती है वो जनमत की शक्ति होती है, और सरकार को वैसा काम करना ही पड़ता है ताकि आने वाले टाइम के अंदर उनको फिर से वोट मिल सके और फिर से उनकी सरकार बन सके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं राज्य के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती है। हम कह सकते हैं ये राज्य के लिए आचार संहिता का काम करती है, यानी राज्यों के लिए कुछ नियम देती है, अभी आपको ये काम करना है ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। इसी कारण हम कह सकते हैं ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी इससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो भी नीति देश तत्व है पथ प्रदर्शक के रूप में, आचार संहिता के रूप में, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के रूप में। आप ये भी कह सकते हो यह सरकार का मूल्यांकन करती है, सरकार का मूल्यांकन होता है ना, जब वोटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं, उस टाइम आप देख लेना गली नुक्कड़ पर कुछ लोग बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, उसमें कहता है इस सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, हम इनको वोट नहीं देंगे। ये मूल्यांकन ही तो हो रहा है भी 5 साल में उन्होंने रोजगार नहीं दिया, 5 साल में उन्होंने कोई सड़कें नहीं बनाई, 5 साल में उन्होंने कोई और ऐसा काम नहीं किया जिससे देश का विकास हो रहा हो, समाज का हमारा विकास हो रहा हो। तो ये मूल्यांकन ही तो है। इसका मतलब नीति देश तत्व सरकार का मूल्यांकन कर रही है
भी वास्तव में सरकार ने ऐसा काम किया नहीं किया। अगर किया होता तो लास्ट के अंदर ये आंसर होता भी ये सरकार बहुत अच्छी थी, हमें बहुत ज़्यादा रोजगार दिया, हमें बहुत ज़्यादा जो सड़कें वगैरह की सुविधा दी, हमें स्वच्छ पानी की सुविधा दी, ठीक है। यानी इसके कार्यकाल के अंदर हमारा विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, समृद्धि हुई है। तो ये नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, सरकार का मूल्यांकन करने में मतलब एक बहुत बड़े अहम भूमिका निभाते हैं, बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार एक अच्छी रही या बुरी रही, ये कौन बताएगा, ये नीति निर्देशक तत्व ही बताएंगे। भी सरकार वास्तव में अच्छी रही, उन्होंने जो कार्य किए वो अच्छे किए, जनता के लिए किए, या उन्होंने अपनी पेटी भरी है, जनता के लिए काम नहीं किया। ये सारे के सारा जो मूल्यांकन का काम करता है वो नीति निर्देशक तत्व ही करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं देखो नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वित के कुछ उदाहरण। देखो हमने पढ़ा भी नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं। राज्य के लिए चार्ट संहिता है, राज्य उस पर काम करती है, राज्य को उस पर चलना पड़ता है। क्योंकि अगर आप पूछो राज्य ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है। क्योंकि इंडिया और जो देश है वहाँ पर हमारा देश है वो लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में किसके पास शक्ति होती है, जनता के पास होती है। जनता तब तक सरकार को बदल सकती है, ठीक है, अपने जनमत के द्वारा। तो हमारे ऐसा कौन से उदाहरण मिलते हैं अभी वास्तव में नीति निर्देशक तत्वों को सरकार के द्वारा लागू किया गया था। देखो ये तो बात संविधान में लिख दी गई भी नीति निर्देशक तत्व है, इसमें आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, न्याय की सुरक्षा और भी पंचायती राज है, इनकी सुरक्षा दी गई है, इनको गठन की बात कही गई है। क्या वास्तव में सरकार ने वो काम किया है, क्या वास्तव में सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया है, यानी क्रियान्वित करना, लागू करना, क्या वास्तव में उसके सिद्धांतों के अकॉर्डिंग सरकार चली या नहीं चली, यानी ये मूल्यांकन की बात कर रहे हैं एक तरह की। भी सरकार ने इनके उदाहरण है भी जो नीति निर्देशक तत्व है उनको व्यवहार में लाए या नहीं लाए, क्या वो संविधान की तरह एक दस्तावेज बन के रह गए, जैसा नहीं सिर्फ वो लिख दिया बस किताबों में अच्छे लगते हैं, क्या उनको व्यवहार में जनता तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। तो उसकी हम कुछ उदाहरण पढ़ने वाले हैं। तो हम पहली बात करते हैं भूमि सुधार। देखो क्या हुआ था, ये आर्थिक शोषण से संबंधित है। आपने आर्टिकल 39 पढ़ा था ना, उसमें आपने पढ़ा था भी आर्थिक शोषण होता है, मजदूरों का होता है। आर्टिकल 43 पढ़ा था ना, उसके अंदर मजदूरों को इतनी जीविकोपार्जन, जीवन से संबंधित इतनी सैलरी, इतना वेतन अवश्य मिलना चाहिए ताकि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके, अपने परिवार को वो पाल सके। ये आर्टिकल 43 में था। तो इसी के आधार पर एक भूमि सुधार किया गया था। क्या था, देखो पहले प्राचीन काल में जमींदार प्रथा थी और भी बहुत सी जो जागीरदार प्रथा थी। वो क्या करते थे, वो किसानों का शोषण करते थे। यानी किसान जो फसल जो अपनी कृषि जोतते थे ना, उसके अंदर वो खुद उनके मालिक नहीं होते थे, किसान को भी मालिक नहीं होते थे। किसान से काम लिया जाता था और सबसे ज़्यादा टैक्स उसको जमींदार को है उनको देना पड़ता था। यानी किसानों की तो ऐसी स्थिति थी, उनको खाने के लिए पूरे साल तक गेहूं है जो दाने हैं वो ही नहीं मिल पाते थे। यानी वो ही उनको कर्जा लेकर वो करना पड़ता था, अपने लिए खाने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो ऐसी स्थिति में किसानों का शोषण होता था, जो मजदूर थे उनका बहुत ज़्यादा शोषण होता था। इसी शोषण को रोकने के लिए भूमि सुधार कानून बनाया गया था जो 1951 में बना था। और इस 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची, ध्यान रखना, मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो मूल संविधान में 8 थी, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वो 1951 में जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। ये भी आप याद रखना, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था। इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो भूमि सुधार से संबंधित थी। उसके अंदर क्या हुआ था, इसमें जो किसान थे ना, उनको अपनी जो ज़मीन थी उनके खुद को मालिक बना दिया गया, ठीक है। जो जमींदार प्रथा थी, जो जागीरदार प्रथा थी, उनको समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब किसानों का शोषण खत्म किया गया था। तो किसानों का शोषण ना हो, किसानों पर अत्याचार ना हो, किसानों को ज़्यादा टैक्स न भरना पड़े, ठीक है, उनका विकास हो, किसान भी आर्थिक प्रगति करे। इसी कारण इन्होंने क्या किया, भूमि सुधार के अंदर 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी और इसी के अंदर भूमि सुधार संबंधी जितने भी कानून थे वो इसके अंदर डाल दिए। जो जमींदार प्रथा, जागीरदार प्रथा, जो भी उससे पहले जो किसानों के जो विरुद्ध प्रथाएं चलती थी, किसानों के अत्याचार, मजदूरों पर अत्याचार होता था, उनको समाप्त कर दिया गया। और भूमि को किसान के पास जो भूमि थी उनको उसी का मालिक बना दिया गया। उससे पहले वो मालिक नहीं थे, वो सिर्फ जोतते थे उसको।
बड़े जिम्मेदार थे वो मालिक थे। अब क्या कर दिया, अब किसान को खुद को उनका मालिक बना दिया, यानी किसानों का कुछ सुधार हुआ, किसानों का आर्थिक विकास हुआ। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कुछ उदाहरण में, तो हम कह सकते हैं जो पंचायती राज है, देखो आपने पंचायती राज अभी पढ़ा था, पंचायती राज लागू करना, हमने आर्टिकल 40 पढ़ा था। पंचायती राज का गठन करने का जो कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, वो किसका है, राज्य का है, पंचायती राज को गठन करना। ग्राम पंचायत है, शहरी गांव से संबंधित शहरी पंचायत है, उनका गठन करना, टोटल उनकी व्यवस्था करना, वो काम राज्य का है। तो उसी नीति जैसे तत्वों को भी क्या किया गया, अप्लाई किया गया था। पंचायती राज लागू, आपने है ना पंचायती राज लागू, सरपंच है, उप सरपंच है, वार्ड पंच है, उनके वोटिंग होती है ना। तो पंचायती राज को लागू किया गया था, इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लें। ये सबसे पहले हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पर। ठीक है, ये किया गया था राजस्थान में, नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में इसको सबसे पहले लागू किया गया था। इसका मतलब ये नीति जैसे तत्वों को लागू कर रहे हैं, उदाहरण तो पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि आर्टिकल 40 आपको कहता है पंचायती राज का गठन करो, राज्य का दायित्व है, तो राज्य अपना दायित्व निभा रहा है। 2 अक्टूबर 1959 को क्या कर दिया, राजस्थान में पंचायत जो नागौर जिला है उसके अंदर पंचायती राज का गठन कर दिया। उसके बाद हम बात करें, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। एक तो हुआ था 73वां संविधान संशोधन, एक हुआ था 74वां संविधान संशोधन 1993। इसके तहत राज्य ने क्या किया, जो पंचायती राज था उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया, संवैधानिक दर्जा, यानी इसको संविधान में उल्लेखित कर दिया। किस लिए, ताकि पंचायती राज एक मजबूत संगठन के रूप में काम कर सके। ठीक है, पहले पंचायती राज क्या था, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं था, संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था उसको, सब कुछ राज्य पर डिपेंड था। जो इकाइयाँ थी ना राज्य थी, वो अपनी मनमर्जी से कई बार चुनाव कराती थी, कई बार नहीं करवाती थी। कईयों के कार्यकाल 5 साल था, कईयों का 8 साल था, कईयों का 2 साल ही था। तो उनमें समानता लाने के लिए क्या किया गया, संविधान में संशोधन किया गया, ताकि इनको पंचायती राज एक जैसा स्वरूप मिल जाए, चुनाव होना निश्चित हो जाए। ठीक है, जो पंचायती राज का गठन कर रहे हैं वो एक निश्चित तरीके से चल पड़े। तो इसीलिए 73 और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां हुआ था वो ग्राम पंचायतों के लिए हुआ था, ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था, और जो 74 हुआ था वो शहरी पंचायत के लिए हुआ था, यानी शहरों में पंचायतों का गठन किया गया था। इसका मतलब नीति जैसे तत्वों को लागू तो कर रहे हैं ना, उसको आगे अप्लाई तो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नीति जैसे तत्व आर्टिकल 40 कहता है भी राज्य पंचायती राज का गठन करेगा, तो यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, यही तो हमारा जो मेन पर्सन का टॉपिक है वो यही तो है भी, नीति जैसे तत्वों को लागू करने के, क्रियान्वित करने के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण था भूमि सुधार किया 1951 में, दूसरा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का गठन किया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका तीसरा, हम बात करें पंचवर्षीय योजना। देखो हमने पढ़ा था आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो नीति जैसे तत्व थे, उसमें पढ़ा था भी सरकार क्या काम करेगी, सबको रोजगार देगी, सबका आर्थिक विकास करेगी, समान कार्य के लिए समान वेतन देगी। आर्टिकल 39 पढ़ा था आपने, धन का विकेंद्रीकरण नहीं होने देगी, केंद्रीकरण नहीं होने देगी, धन का विकेंद्रीकरण इस प्रकार से करेगी ताकि पूरे समाज का कल्याण हो। तो इसी को लागू करने के लिए पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, और आपको पता है वर्तमान में 12 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो चुकी है, पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो चुकी है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, अरे पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य आर्थिक ही तो विकास था, सामाजिक विकास था, यानी प्रत्येक प्रकार से विकास ही तो करना था इसका। और देख लो सरकार ने पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू कर दी थी। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी वो 1951 में बनी थी। कब बनी थी, शुरुआत कब हुई थी, 1951 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की। ये किस लिए बनाई गई थी, हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए बनाई गई थी, ताकि धन का एक समाज में बढ़िया विकेंद्रीकरण हो और पूरे समाज का विकास हो, और समाज की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरी की जा सके, ताकि समाज का क्या हो, कल्याण हो। तो ये हम तीसरा उदाहरण दे सकते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया गया था सरकार के द्वारा। अब नेक्स्ट हम चौथे की बात करें। देखो हम कह सकते हैं
कमजोर वर्गों का विकास। देखो इसके लिए अगर आपको याद हो तो हमने आर्टिकल 46 पढ़ा था। आर्टिकल 46 में क्या था, हमने ये पढ़ा था भी पिछड़ी हुई जाति है, विशेष करके जो SC ST है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, उनके स्वास्थ्य के, शिक्षा के, यानी उनके विकास के लिए जो काम करेगा वो कौन करेगा, राज्य करेगा। तो इसीलिए जो कमजोर वर्ग है, SC ST है, उनके विकास के लिए काम राज्य कर रहा है। वर्तमान में देख लो कैसे कर रहा है। अरे राज्य आरक्षण नहीं दे रहा क्या उन SC ST को? क्यों दे रहा है? ताकि ये क्या कर सके, अपना विकास कर सके, अपना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास कर सके। राज्य ऐसे अधिनियम भी बना रहा है, ऐसे कानून भी बना रहा है। कैसे कानून? भी इनका शोषण न हो, क्योंकि ये पहले से पिछड़ी जाती है, ताकि इनका शोषण नहीं होगा, इन पर बहुसंख्यक है जो ज़्यादा और जाती है वो इस पर अत्याचार न करे। ऐसे कानून भी बनाए जा रहे हैं। सरकार ऐसा क्यों करती है? ताकि इन कमजोर वर्गों का भी क्या हो सके, विकास हो सके, और एक नीति देश तत्व को एक अप्लाई कर सके। और इन जो देखो औरों का तो विकास हो रहा है, साथ में पिछड़ी जातियों का है, जो पिछड़ चुके हैं अभी तक उनका विकास नहीं हुआ, उनका भी क्या कर सके, विकास कर सके। तो हम एक उदाहरण ये भी दे सकते हैं भी कमजोर वर्गों का विकास करने से संबंधित जो नीति देश तत्व है उनको भी अप्लाई किया गया आरक्षण से संबंधित। आप पढ़ते हो आर्टिकल 16(4), ध्यान रखना। आर्टिकल 16(4), देखो हमने आर्टिकल 16 पढ़ा था मौलिक अधिकार में, उसमें पढ़ा था अवसर की समानता। अवसर की समानता याद है क्या आपको? मौलिक अधिकार कर चुके हैं हम, अवसर की समानता। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर सबको अवसर समान दे दिया जाए, ठीक है आप सभी समान हो, एक अपंग व्यक्ति होता है, एक हैंडीकैप्ड व्यक्ति होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, सामान्य कॉमन, और दोनों कह दीजिए आपको अवसर समान है, आप दौड़ लगाओ और जो दौड़ में जीतेगा उसको जॉब मिल जाएगी। अवसर तो समान मिला है दोनों को, क्या ये न्याय है क्या? ये तो अन्याय है, क्योंकि एक तो व्यक्ति तो पैर से चल ही नहीं सकता, एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति तो दौड़ सकता है, और दोनों को दौड़ में लगा दे तो ये तो अन्याय है। इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था होती है, इसीलिए 16 के बाद 16(4) के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भी राज्य क्या कर सकता है, जो पिछड़ी हुई जाति है, जो असहाय है, जो हैंडीकैप्ड है, उनको राज्य क्या कर सकता है, आरक्षण देता है, ताकि उन्हीं का भी क्या हो, विकास हो। ये अवसर की तो समानता है, लेकिन अवसर की समानता का तो बेनिफिट हो ही नहीं सकता। एक अमीर है, गरीब है, दोनों को कह दीजिए आपको अवसर समान है, आप कोई अपना व्यापार करो। अरे गरीब व्यक्ति कहाँ से व्यापार कर लेगा बेचारा, उनके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तो होगा ही नहीं। अमीर के पास वो तो अपना और विकास कर लेगा, और अमीर हो जाएगा वो तो ऐसी स्थिति में राज्य क्या देखता है, राज्य उन गरीब व्यक्ति का, और जो पिछड़िया हुआ है, जो जिनके पास या उनके पास कंप्लीट रूप से वो ऐसा है, अपंग है, हैंडीकैप्ड है, उनके विकास के लिए वो क्या करता है, आरक्षण प्रदान करता है। तो 16(4) में आरक्षण की बात कही गई है। इसलिए कही गई है ताकि उन्हीं का भी क्या हो, कल्याण हो, उनका भी क्या हो, विकास हो, विकास हो, कल्याण हो, संपूर्ण समाज का कल्याण हो। उसके बाद नेक्स्ट हम कुछ बात करें तो देखो हम बात कर सकते हैं सामाजिक सुरक्षा की। वर्तमान में सरकार क्या दे रही है, सामाजिक सुरक्षा दे रही है हमें। अरे सुरक्षा है या नहीं, हम समाज में रह सकते हैं ना, या नहीं रह सकते? चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भाषा का हो, वो समाज में रह सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हमें अधिकार दिया गया है और नीति जैसे तत्व भी दिया गया है। सभी को बिना भेदभाव के वो समाज में रह सकता है, वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, चाहे किसी भाषा से हो। और भी सरकार सुरक्षा दे रही है। देखो ये आते हैं ना अखबार के अंदर और न्यूज़पेपर में, और भी वो टीवी के अंदर, वो कहते हैं देखो हमारे स्वास्थ्य संबंधी बीमा होता है, स्वास्थ्य से बीमा होता है नहीं होता, ये सामाजिक सुरक्षा ही तो है, हमें बीमा दिया जा रहा है। नरेगा चल रही है, और नरेगा के बारे में हमने पढ़ा भी था, नरेगा चल रही है। नरेगा का अधिनियम बना था वो 2005 में बना था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहले ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसका शुभारंभ हुआ था। यह 2005 अधिनियम था, जो नरेगा अधिनियम बना था 2005 में बना था। ये सामाजिक सुरक्षा ही तो है, हमें रोजगार दिया जा रहा है, समाज में रोजगार दिया जा रहा है ताकि हम अपना विकास कर सकें, ठीक है। और भी स्वास्थ्य बीमा हो गया, और भी हमें जो फ्री में दवा वगैरह दी जा रही है हॉस्पिटल के अंदर, ये सामाजिक सुरक्षा ही तो है। बिना भेदभाव के हम समाज में रह सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा ही तो है। यानी सरकार ने ऐसे कानून बना रखे हैं, ऐसे नियम सिद्धांत विधि बना रखी है
जो आप बिना भेदभाव के क्या रह सकते हो, समाज में रह सकते हो, समाज में व्यापार कर सकते हो, समाज में अपना स्टेटस बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कुछ नीति जैसे तत्वों को लागू किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़े हम ये कह सकते हैं जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, इसमें परिवर्तन किया गया है। देखो हुआ क्या, अपने मौलिक अधिकार में पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में, जो मूल संविधान था उसके अंदर 7 मौलिक अधिकार थे, हमने पढ़ा था। उसके अंदर एक संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया, उसको मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि सरकार क्या करना चाहती थी, विकास करना चाहती थी, लोगों का आर्थिक कल्याण करना चाहती थी। लेकिन इसी संपत्ति के अधिकार के कारण उसके आर्थिक कल्याण, आर्थिक विकास में कुछ रुकावटें आ रही थी, सरकार ऐसा नहीं कर पा रही थी, कुछ बाधित हो रहा था उसका कार्य, उस योजनाएं मतलब रुक रही थी। तब जाके सरकार ने क्या किया, इस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये किस लिए तो किया था, ताकि लोगों का कल्याण हो, जनता का विकास हो। क्योंकि जब सरकार योजनाएं बना रही थी वो किसी न किसी कारण, ये जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था ना, ये इसके अंदर रुकावट डाल रहा था, उसको बाधित कर रहा था, और इसी कारण इसको क्या कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और उदाहरण की बात करें। आप कह सकते हो जी, जैसे बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। देखो सरकार, ये क्या होता है, जब बड़े बड़े उद्योग लग जाते हैं ना, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हो जाती है, इससे देश में असमानता ज़्यादा बढ़ जाती है, विषमता ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों, बड़े उद्योग होते हैं, जो बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं वो तो और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, उनका पूरे उद्योग पर, बाजार पर कब्जा हो जाता है। कोई छोटे मोटा व्यापारी होता है वो उसके अंदर टिक नहीं पाता, अपना व्यापार शुरू नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में निजी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको समाप्त करने के लिए क्या किया गया, सरकार के द्वारा बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी उसको एक सार्वजनिक संपत्ति बना दी गई, यानी पूरे समाज का उद्योग घोषित किया, यानी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बल्कि वो एक राष्ट्र की प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, ये इसीलिए किया था ताकि पूरे समाज, हमारे देश में जो असमानता है, जो विषमता है, वो और न बढ़ पाए। ऐसा ना हो अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, यानी उस असमानता को कम करना है ताकि पूरे देश में एक समान आचार संहिता को लागू की जाए। अगर आपको याद हो तो हमने आर्टिकल 44 पढ़ा था, इसके अंदर यही था, जो समान आचार संहिता को लागू करना ये राज्य का कर्तव्य है। ये तभी होगा जब सभी लोग समान होंगे, सभी का विकास होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर ये भी कर सकते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। देखो ये हमने आर्टिकल 39 में पढ़ा था, आर्टिकल 39 में जो आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो हमारा नीति निर्देशक तत्व था उसमें पढ़ा था। भी राज्य ऐसा काम करेगा ताकि जो भी कोई बिना भेदभाव के, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, अगर वो एक काम कर रहे हैं, समान कार्य कर रहे हैं, तो उनको वेतन भी समान दिया जाएगा। ऐसा नहीं पुरुषों को ज़्यादा दिया जा रहा हो, महिलाओं को कम दिया जा रहा हो, ऐसा कोई मैटर नहीं है। अगर वो दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं तो उनको जो वेतन दिया जा रहा है, जो पे की जा रही है, वो भी एक जैसी यानी समान पे होगी। आप देखते हो वर्तमान में वैकेंसी निकालती है सरकार, गवर्नमेंट जो जॉब निकालती है उसके अंदर चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वंश का हो, अगर वो एक ही पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं तो उनको जो वेतन मिलेगा वो समान मिलेगा, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन का जो नियम है वो भी लागू कर रखा है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है आपके इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल है, ये है आपका जो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक। हम बात करते हैं तत्वों में अंतर। देखो ये एक प्रश्न है, बहुत सिंपल सा और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर ऐसे कोई प्रश्न आते हैं ना, इनको लिए ऐसा नहीं होता भी इनको हम कोई अलग से कोई याद करें, अलग से रट्टा मारे। ये आपको वही चीज़ें जो आप पहले पढ़ चुके हो उसको बस यहाँ पर आप इकट्ठा लिखना है इन दोनों को।
देखो मैं आपको प्रश्न बनाता हूँ, इसका आंसर लिखता हूँ, आप आंसर देखते ही समझ जाओगे ये तो सर हमारा पढ़ा हुआ है पहले से। इसका मतलब इनके लिए कोई अलग मैटर नहीं होता, वही मैटर होता है जो आप पहले पढ़ चुके हो। देखो फर्स्ट इसमें क्या पढ़ा था, जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार वो नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था, क्योंकि ये नहीं की बात करते हैं। अभी राज्य को ऐसा काम नहीं कर सकते, संसद ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। ठीक है, प्रवृत्ति के होते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, नीति निर्देशक तत्व वो सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर राज्य को काम कर, इसमें तो राज्य को रोका जाता है, नहीं बात आती है या आपको ऐसा काम नहीं करना। इसमें कहा गया भी राज्य को काम करना है ताकि लोगों का कल्याण हो। तो दोनों में अंतर समझे। ये चीज़ हम नकारात्मक सकारात्मक पढ़ चुके हैं। आगे देखो, जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, मौलिक अधिकार वो एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। व्यक्तिगत यानी ये राज्य के द्वारा व्यक्तिगत, एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को सौंपे जाते हैं। ये जो मौलिक अधिकार है वो मेरे को मिले, आपको मिले, ये व्यक्तियों के लिए होते हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, नीति निर्देशक तत्व वो क्या होते हैं? अरे वो राज्यों के लिए होते हैं, राज्यों के लिए, राज्यों के पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं। कितनी बार पढ़ चुके हैं हम। मौलिक अधिकार व्यक्तियों के लिए होते हैं और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो राज्यों के पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं। उसके बाद ये भी आप पढ़ सकते हो, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार वो वाद योग्य होते हैं। क्या होते हैं? वाद योग्य। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, वाद योग्य होते हैं। मैंने आपको कहा था यदि मौलिक अधिकारों का कोई नुकसान पहुंचाता है, हनन करता है, अतिक्रमण करता है या हमें कोई दबाता है तो हम क्या कर सकते हैं? सीधे न्यायालय में जाके वो अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, न्यायालय हमें न्याय देगा। इसी कारण ये वाद योग्य होते हैं। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, नीति निर्देशक तत्व वो वाद योग्य नहीं होते, क्योंकि हमने आर्टिकल 37 पढ़ लिया है पहले ही। आर्टिकल 37 अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से रखा गया है और हमने आपको बताया भी था ये भी। आर्टिकल 37 ये कहता है भी जो नीति निर्देशक तत्व है वाद योग्य नहीं होते, न्यायिक नहीं होते। यानी यदि इनके अकॉर्डिंग सरकार नहीं चलती तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन इसके अनुसार नहीं चलती तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, हमारे मौलिक अधिकार को हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट और बता देता हूँ आपको मैं। हम ये भी कह सकते हैं जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, नीति निर्देशक तत्व वो क्या करते हैं? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, क्योंकि ये सामाजिक व आर्थिक न्याय की बात करता है। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र, क्योंकि ये समाज के आर्थिक कल्याण की बात करता है और ये राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से ये भी आपके दोनों का अंतर भी कर लो, संबंध भी कर लो, एक ही बात है। तो ये आपका हो गया मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो जो आपके मूल कर्तव्य है उनको पढ़ेंगे। यहाँ तक बस इतना। ओके, थैंक यू।